अपनी ये सीरीज चल रही है ऑन चिल्ड्रन, कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी डिजीजेस चिल्ड्रन की। इससे पहले भी काफ़ी पहले चिल्ड्रंस पे अपने लेक्चर्स हो चुके हैं। वो सिंपल थेराप्यूटिक्स पे थे कि कॉमन एलिमेंट्स जो आते हैं बच्चों के अंदर, तो उनके थेराप्यूटिक्स किस तरह प्रकार से होते हैं, किस तरह से होते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको कैच कर पाएँ और जल्दी से जल्दी उनको सही दवा दे पाएँ। बट ये जो सीरीज़ है ये बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीजेस, बड़ी बीमारियां, उनके लिए है। ये जो चिल्ड्रन टाइप पे अपन बात कर रहे हैं। और फिर से बता रहा हूँ, हर लेक्चर में बता रहा हूँ, आई एम गिविंग यू नथिंग न्यू। हमारा होम्योपैथिक लिटरेचर जो है वो इट इज़ एक्सट्रीमली रिच लिटरेचर। बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम करके गए हुए हैं डॉक्टर्स लोग। इन्हीं सब स्टडीज से तो ये लेक्चर की, ये कैसे पैदा हुए, ये लेक्चर कहाँ से पैदा हो रहे हैं, इन्हीं सब की स्टडीज, फिर उनकी प्रैक्टिस, उनको प्रैक्टिकल करना अपने क्लिनिक्स में, उनके रिजल्ट्स देखना, उसमें अपने एक्सपीरियंसेस, दूसरे डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस, उसको मिला के काफ़ी इजी बना के आप लोगों के लिए पेश करना, यही कोशिश है। आसानी के लिए तो ज़्यादातर जो बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादातर जो रेमेडीज़ मोस्टली प्रीडोमिनेंटली, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रेमेडीज़ हैं, लेकिन जो रेमेडीज़ प्रीडोमिनेंटली कवर करती हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को बच्चों में होने वाली, उनको एक ग्रुप ले लिया। आसानी के लिए ये बहुत ही मार्क्ड लाइन नहीं है, ठीक है ना, बहुत बारीक सी है लाइन। यहां जब भी अपन बात करेंगे तो प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपोजिट उसमें नहीं मिल सकता। तो आसानी के लिए हमने उन सारी रेमेडीज को 5 तरीके से क्लासिफाई किया। पहला ग्रुप जो क्लासिफाई अपन ने किया, लिथार्जिक टाइप के बच्चों का, आलसी टाइप के बच्चे, थके हुए, जल्दी थक जाने वाले बच्चे, सुस्त, उसके अंदर कुछ रेमेडीज को प्रोमिनेंटली रख दिया। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो लेके आते हैं बच्चे, माइंड का डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट, खड़े होना, दांत निकलना, है ना, रिटार्डेड चिल्ड्रंस, उस ग्रुप में कुछ रेमेडीज को रख दिया आसानी के लिए। क्लासिफिकेशन हमेशा आसानी के लिए ही किया जाता है। फिर तीसरे टाइप की, ऐसे बच्चे स्किन, प्रीडोमिनेंटली स्किन की हिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ग्रुप की रेमेडीज स्किन में काम नहीं आ सकती। बात समझे हैं? जैसे कि अपन ने पहले ग्रुप लेथार्जिक ग्रुप में कैलकेरिया कार्ब को रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्किन के काम में नहीं आ सकती, बट डेफिनेट हिस्ट्री, प्रीडोमिनेंट हिस्ट्री जिन बच्चों में स्किन कंप्लेंट्स की मिलती है उसको ये थर्ड ग्रुप में रख दिया। किसी न किसी स्किन प्रॉब्लम से जूझते रहने की हिस्ट्री। फिर चौथा टाइप, गर्म तासीर वाले बच्चे, हीट से, गर्मी से अफेक्टेड हो जाने वाले बच्चे। फिर लास्ट, इजीली एक्साइटेबल बच्चे,
नर्वी टाइप के बच्चे, नर्वी क्यों बोल रहे हैं? नर्व का काम क्या होता है? एक्साइट होना, जल्दी डर जाने वाले, जल्दी घबरा जाने वाले, जल्दी एक्साइटेड हो जाने वाले, ज़रा ज़रा सी चीज़ों में अफेक्टेड हो जाने वाले, इस तरह के बच्चे। तो इस तरीके से तो अपन ने एक शुरू किया। तीन लेक्चर पहले हो चुके हैं जिसमें अपन ने एक रेमेडी की बात करी थी, पहले ग्रुप से लेथार्जिक से, सेकंड में अपन ने डिलेड डेवलपमेंट की एक रेमेडी के बारे में बात किया। अब थर्ड में अपन स्किन ग्रुप में से से बात करेंगे। तो इस स्किन ग्रुप में करीब करीब हमने प्रीडोमिनेंटली 5 रेमेडीज को रखा है, और इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो लीड करती है रेमेडी बच्चों के केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम के केसेस में, एंड दैट इज ग्रेफाइटिस। तो आज हम थर्ड स्किन ग्रुप की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ठीक, सो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज दिखने में ये बच्चे जो होते हैं ये मोटे कैलकेरिया कार्प की तरह मोटे, हैवी, भारी बच्चे। हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, ऐसे मोटे, हैवी, भारी बच्चे जिनको हैबिचुअल, इतना हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ही नहीं करते वो लोग, क्योंकि वो आदत में आ चुका होता है। ठीक, लेकिन यहां पे ये एक प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि मोटा बच्चा अगर आपके सामने आता है तो 2 3 4 रेमेडीज आपके दिमाग में आती हैं, जिसमें से आनी चाहिए, जिसमें से एक के बारे में अपन बात कर चुके हैं, एंड दैट इज कैलकेरिया कार्प। अब अपन बात करने जा रहे हैं इसके बारे में। लेकिन ये मोटा बच्चा कैलकेरिया का है कि ग्रेफाइटिस का है, इसको बहुत इजीली एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर से हम इमीडिएटली अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप कैलकेरिया कार्प की स्किन को छुओगे, इट इज सॉफ्ट, इट इज स्वेटी, पसीना बहुत आता है। मैंने बताया था ना, जरा सा दौड़ा भागा कि थक गया, ऐसा पसीना छूट गया जैसे कि बड़ी मेहनत करके आ रहा है। जल्दी थक जाने वाले लेथार्जिक बच्चे कैलकेरिया कार्प की स्किन अगर आप छुएंगे, यहीं पे ग्रेफाइटिस की जो स्किन छुएंगे, इट इज हार्श एंड ड्राई टाइप की मिलेगी। छुएंगे खुरदुरी, हार्श, रफ टाइप की स्किन। पहला डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। और ऐसे ग्रेफाइटिस के बच्चे जरा पानी वानी में खेल लें, ठंडे पानी में, कोल्ड वेदर में, ठंड के मौसम में अगर ऐसे बच्चे ठंडे पानी में अगर खेल लेते हैं तो इजीली उनके हाथों में क्रैक्स आ जाते हैं। यहाँ तक कभी कभी ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, पेनफुल क्रैक्स आ जाते हैं हाथों में। ये एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर होता है कैलकेरिया कार्प के बच्चों का, और एक ग्रेफाइटिस के बच्चों का। और कैलकेरिया कार्प से इसको हम इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये आए इस तरह की स्किन प्रॉब्लम। तो एक तो इसका की जो की है पहचानने का ग्रेफाइटिस का, वो तो है मोटापा, और मोटापे को भी आप अलग कर लिए कैलकेरिया कार्प से उसकी स्किन को छू के, स्किन का एग्जामिनेशन करके। दूसरा जो
की फैक्टर होता है, इसका ये होता है स्किन कंडीशंस। डॉक्टर बोरलैंड, एक महान होम्योपैथ डॉक्टर बोरलैंड, अपनी बुक में इसकी बच्चों की स्किन कंडीशन को डिस्क्राइब करते हुए ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा, किस प्रकार का स्किन इरप्शन है, इसको एक्जिमा है, व्हील है, क्या है, आपको वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिकी एंड येलो डिस्चार्ज और क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्ट अगर आप उनके डिस्क्रिप्शन को सुनेंगे तो वो कहते हैं इसके बारे में, एसोसिएटेड विद द ड्राई हार्श स्किन, सूखी और खुरदुरी स्किन के साथ साथ ग्राफाइटिस के स्किन इरप्शंस में कांस्टेंट ऊजिंग होती है, चिपचिपे और पीले डिस्चार्ज की। फिंगर्स में क्रैक्ड फिंगर्स के लिए बड़ी प्रोमिनेंट रेमेडी ये हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें, और ब्लीडिंग के साथ। तो क्रैक्स एंड फिशर जहां पे भी आपको स्किन इरप्शंस के साथ नजर आए, ऐसी स्किन कंडीशन के साथ नजर आए, तो आप सोच सकते हैं कि ये ग्राफाइटिस का बच्चा हो सकता है। तो पहला कीवर्ड था फैट, दूसरा कीवर्ड इसका था क्रैक्स एंड फिशर, और तीसरा इसका कीवर्ड होता है एक बच्चों में अगर पुराना कान का बहना, और ऐसा किस कंडीशन में होता है? क्रॉनिक ओटाइटिस। जिन बच्चों में बहुत पुराना क्रॉनिक ईयर डिस्चार्ज, क्रॉनिक कान बहने की शिकायत होती है, उनमें जो कुछ रेमेडी प्रोमिनेंटली इंडिकेट होती हैं उसको ठीक करने के लिए, उसमें से एक ग्राफाइटिस होती है। पहचानना बहुत आसान है, वैसा ही जो डिस्चार्ज होता है, वैसा ही येलो एंड स्टिकी डिस्चार्ज, वो जहां जहां लगता है वहां वहां वो इरप्शंस क्रॉस कर देता है। और ये कान के पीछे मॉइस्ट होके इरप्शंस होना, क्रैक्स होना, खुजली होना, ये तो बिल्कुल एकदम ग्राफाइटिस का एकदम रेड लाइन सिम्टम है। तो इस तरह की विभत्स सी कंडीशन दिखे बिल्कुल एकदम कान की, और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है, वो डिस्चार्ज निकलता है उसमें से, बहुत पुराने समय से निकल रहा है वो। बात समझ में? तो तीसरा इसका की फैक्टर बच्चों में पाया जाता है क्रॉनिक ओटाइटिस विद कैरेक्टरिस्टिक डिस्चार्ज, विद जो जहां जहां डिस्चार्ज लगता है वहां वैसे ही इरप्शंस, क्रैक्स, ऊजिंग, ये सारी चीजें मिल जाती हैं आपको। और तीसरा बहुत डेफिनेट पॉइंट होता है इसको अलग करने का, और वो होता है इसका एपिटाइट से रिलेटेड सिम्टम। मोटे, भुक्कड़, अच्छी खुराक रहती है, in spite of constipated, habitual constipation, usually, and they are better by eating also. उनको अच्छा लगता है, बेहतर फील करते हैं। ग्राफाइटिस के बच्चे जो होते हैं, और एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक
मिलता है। ऐसी फैमिली का अगर बच्चा हो जहाँ पे नॉनवेज खाना आम बात है, वहाँ पे अगर डेफिनेट डिसलाइक ऑफ फिश पसंद नहीं होती, फिश से बड़ा डेफिनेट एवर्जन होता है, इसके बच्चे को ग्रिफाइटिस के, ये एक लुक वाइज और ख़ास तौर से कौन सी जगह हैं बॉडी की जहाँ पे ग्राफाइटिस के इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, उसके बारे में अपन ने 2-4 कीवर्ड्स को पकड़ लिया तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाएगी। पहला कीवर्ड हमने क्या देखा बच्चों में, ग्राफाइटिस का अगर बच्चा है तो मोटापा, लेकिन मोटापे के साथ स्किन उसकी कैसी होगी, अगर ड्राई एंड हार्श, सूखी, खुरदुरी, cracks and fissures especially on fingers with sometimes tendency to bleed, पुराने कान का बहना, chronic otitis with characteristic discharge, and what is characteristic discharge? Oozing of yellow sticky discharge, और कान में जहाँ लगता है वहाँ भी पूरा ऐसे दिखेगा कि पूरा हुआ है। और फिर उसकी एपेटाइट, खुराक, और डेफिनेट डिसलाइक ऑफ फिश। ये तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हम स्वभाव के नजरिए से देखेंगे, प्रोमिनेंट स्वभाव किस तरह के अगर मिले बच्चों के, तो हम इमीडिएटली ग्रेफाइटिस सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको आप देखेंगे तो बहुत सारे रूब्रिक्स आपको इससे रिलेटेड सिंथेसिस रिपर्टरी में मिलेंगे, ग्राफाइटिस का जो प्रोमिनेंट स्वभाव बताते हैं, लेकिन बड़ी सी छोटी सी सिर्फ 3 शब्दों में समेट दिया है इसको, सिर्फ 3 वर्ड्स में समेट दिया है द ग्रेट डॉक्टर H.C. एलन ने अपनी एलेंस की नोट में। वो कहते हैं डॉक्टर H.C. एलन, इम्पूडेंट, teasing and laughs at reprimands. Impudent, what is impudent? कैसे बच्चे? Impudent, teasing, laughs at reprimand. इम्पूडेंट का मतलब होता है गुस्ताख प्रवृत्ति वाले। जिस भी बच्चे को देख के, जिस भी बच्चे की हरकत को देख के, जिस भी बच्चे के बारे में उसके पेरेंट्स से सुन के अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि यार ये तो बड़ा ही बेशर्म और ढीठ और बदतमीज़ किस्म का बच्चा है, बहुत ही बदतमीज़, गुस्ताख, जिसको तमीज़ नहीं है, ऐसा बच्चा है, ऐसा अगर भाई अपनी फीलिंग्स पे आप यकीन करें, अनप्रेजुडिस माइंड होके बैठें, वैसे ही रिलैक्स रहें जैसे आप अपनी आम जिंदगी में रहते हैं। डॉक्टर की कुर्सी में बैठ के टेंशन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अपने जैसे किसी दोस्त यारों के साथ बैठते रिलैक्स, कभी किसी आदमी से टकराते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत ट्रेनिंग रहती है आपकी माइंड की, तो ज़्यादा फील कर पाते हैं आप एज ए होम्योपैथ, क्योंकि होम्योपैथ इसी चीज़ की ट्रेनिंग लेता है कि वो ये फील कर पाएगी। तो किसी से बात करके हमको लगता है यार कितना मिलनसार है यार ये, अरे इसके कितना अच्छा है, इसके मुँह से तो शहद टपकता है, खुश हो जाते हैं आप। कोई बहुत तारीफ करता है, फ्लैटरिंग, ठीक है, तो आपको आम तौर पे कोई आके तो आपको लगता है कितना बदतमीज इंसान है, और साले को तमीज नहीं है, जरा से भी बात करने की तमीज नहीं है, बिहेव करने की तमीज नहीं है। उसी प्रकार से सेम उसी तरीके से जब आप बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे की किसी भी हरकत से, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको,
या उसके बारे में सुनकर मम्मी क्या बोलती है, पापा से जबान लड़ाता है अपने। कितना सिखाती हूँ बेटा, बड़ों का आदर किया जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है। कोई अपने बाप से मुंह लड़ाता है, मैं कुछ बोलती है तो मुझसे हुज्जत करता है, और डांटो तो बेशर्मों की तरह हंसता है। लाफ्स एट रिप्रीमांड। समझे? दैट इज व्हाट इज इम्पूडेंट। जब इम्पूडेंट कहते हैं अपनी की नोट में डॉक्टर एस.सी. एलन, तो उसका मतलब ये होता है। आप जब सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड चैप्टर में जब ये रूब्रिक खोलते हैं, माइंड में इंसोलेंस के अंदर चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे 4 दवाएं दी हुई हैं। देयर आर 4 रेमेडीज। जब भी कोई बदतमीज बच्चा दिखे, जब भी कोई गुस्ताख बच्चा दिखे, जिस भी बच्चे को देखकर या उसके बारे में सुनकर या उसकी हरकतों को देखकर आपके दिमाग में ये फीलिंग आए कि कितना बदतमीज बच्चा है, इसको लगता है इसके घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई है, तो आपके दिमाग में ये रूब्रिक आना चाहिए। देयर आर 4 रेमेडीज गिवन: कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस, प्लेटिना एंड सैक्चारम ऑफिसिनलिस। और सब अलग अलग तरह के होते हैं। कॉस्टिकम क्यों बहस करता है? वो लग सकता है गुस्ताख, क्योंकि कॉस्टिकम क्या होता है, डिफाइंड टाइप का होता है। कॉस्टिकम को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई उस पर दादागिरी करे या कोई उसके साथ अन्यायपूर्ण या इनजस्टिस वाला बिहेवियर करे। तो उसको जरा सा भी ऐसा लगता है मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, मुझ पे दादागिरी करने की कोशिश की जा रही है। जैसे बाप ने बोला ये करना ही पड़ेगा, नहीं कर रहा है, जो करते बने कर लो, मानना लो मान लो। ये डिफाइंड कि अथॉरिटी से दबते नहीं है जो लोग, जो विद्रोह कर देते हैं। इसलिए इसी रूब्रिक के अंदर एक सब रूब्रिक दिया है, बड़ा दिलचस्प रूब्रिक दिया हुआ है इंसोलेंस चिल्ड्रन के अंदर। ऑलवेज डिमांडिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, कॉस्टिकम सिंगल रेमेडी। क्यों बोले, क्यों आपने ऐसा किया मेरे साथ? यही लोग जब बड़े हो जाते हैं तो यही लोग व्यवस्था में सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, व्यवस्था ऐसा क्यों कर रही है, समाज ऐसा क्यों कर रहा है, हम नहीं सहेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बड़े होने के बाद ये लोग डिमांड करते हैं एक्सप्लेनेशन सरकारों से, समाज से, बचपन में माँ बाप से। आपने ऐसा क्यों किया, आपको बताना पड़ेगा। आपने मुझे क्यों डांटा, आपको बताना ही पड़ेगा। बहस मत कर। बाप बोले मैं तो करूंगा, आपको बताना पड़ेगा। जब मैंने नहीं किया तो आपने ऐसा मुझे क्यों बोला। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। ये इस टाइप का गुस्ताख होता है। प्लेटिना किस टाइप का गुस्ताख होता है? अपने आगे किसी कुछ समझती नहीं है, अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। प्लेटिना में आपको इस तरह के रूब्रिक, डिल्यूजन्स, थिंग्स अपीयर स्मॉल, उसको सब चीजें छोटी लगती हैं अपने आगे। एक बड़ा दिलचस्प रूब्रिक, मैं कुछ महीनों से एक केस में जूझ रहा था। वो केस था पीसीओडी का। पीरियड्स नहीं आ रहे थे कई महीनों से। अच्छे से प्रॉपरली केस टेकिंग करके दवा सेलेक्ट करके दी जा रही थी। वो सिर्फ इतना ही कर पाई थी कि बीच में 1 महीने में थोड़ा सा कुछ स्पॉटिंग टाइप का हुआ था, लेकिन प्रॉपर जिस तरह के पेंसेस आने चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसा लगा कि जो रेमेडी दी जा रही है वो पार्शियल सिमिलिमम हो सकती है, ये कंप्लीट कहीं एसेंस को टच नहीं कर रही है। तो एक दिन उसकी मम्मी के साथ आई, उसकी मम्मी सामने बैठी थी, वो यहाँ पे बैठी थी।
और किसी बात की उसकी मम्मी ने मुझसे शिकायत करी उसके बारे में, वो यहीं अपने मम्मी से बहसबाजी करने लग गई, गुस्सा करके। कहीं भी जाती हूँ ये भूल गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं डॉक्टर के चैम्बर में बैठी हूँ और वो मेरी माँ है, और मैं तो देखो कैसे दो रूब्रिकाएं उसकी इस कह सकते, एक तो इंसोलेंस और दूसरा यहाँ डॉक्टर बैठा हुआ उसका कोई वो नहीं, कोई लोड नहीं दिमाग में, बिकॉज सबकॉन्शियसली द थिंग एवरीबॉडी इज स्मॉल। हम किसी को बखत नहीं देते जब हम अपनी पे आ जाते हैं, तो होगा कोई है। तो दो रूब्रिक यहां निकल के आए, मेरे प्रति जो रवैया, उससे डिल्यूजन, थिंग्स अपीयर स्मॉल, और दूसरा इंसोलेंस इन चिल्ड्रन। प्लेटिना was prescribed single dose 50 ml, और थोड़े दिनों बाद बोलते हैं प्रॉपर मेंसेस आए, बिल्कुल एकदम 4-5-6 दिन के अच्छे खुल के जैसे आने चाहिए। क्यों डॉक्टर, देखी नहीं देखी? सी, ये माइंड की ट्रेनिंग ने ये संभव बनाया कि चीज जब सामने घट रही थी तो आंख उसको देख पाई। नहीं तो माइंड को आपने अपनी ट्रेनिंग नहीं दी है तो चीज सामने से होकर गुजर जाती है, आप नहीं देख सकते। यही उद्देश्य होता है इस तरह के सत्संग का, इस तरह के बैठने का, इस तरह के डिस्कशन का, कि चीजें आपकी आंखों के सामने से गुजरे, बार बार अपने आप को आप रिपीटेड एक्सपोजर दो। ठीक। और ग्राफाइटिस किस तरह का इंसोलेंट बच्चा होता है, ये सच में खुराफात बच्चा होता है। बदतमीजी करेगा, टीजिंग, दूसरा शब्द क्या यूज किया इंपोर्टेंट के बाद, टीजिंग। और अगर आप देखेंगे अपनी रिपर्टरी में टीजिंग चिल्ड्रन निकाल के सिंथेसिस रिपर्टरी में, तो आपको सिर्फ एक दवा मिलेगी, टीजिंग इन चिल्ड्रन। टीज करना क्या होता है? चिढ़ाना, ठीक है। टीज करने का मतलब होता है किसी को तंग करना। माँ बोलेगी इसकी छोटी बहन है ना, दिन भर उसको तंग करता रहता है, कभी ये उंगली करेगा और वो रोएगी, चिड़चिड़ाएगी, तो पता नहीं इसको क्या मजा आता है, और डांटो तो हंसता है बेशर्मों की तरह। और कुछ बोलो तो हमसे ही जबान दराजी करेगा, मुंह चलाएगा। कितना कॉमन एक्सप्रेशन है, बट अगर आपको नहीं मालूम तो आप ग्राफाइटिस को मिस कर जाओगे। टीज करना, दिन भर तंग करना, दिन भर बोले अपने भाई को तंग करती रहती है, यह करता रहता है, कभी ये उंगली करेगा, कभी मुंह चिढ़ाएगा, उसको चिढ़ती है तो उसको बड़ा मजा आता है। ये टीजिंग कंडीशन, टीजिंग इन चिल्ड्रन। अगर ये बड़ी प्रोमिनेंट है, स्पेशली बिना पूछे अगर आपने पूछा इसका स्वभाव बताइए, इसकी हरकतें बताइए, और माँ ने बताया कि दिन भर अपनी बहन को परेशान करता रहता है, दिन भर तंग करेगा, नोचेगा, चिढ़ाएगा, उंगली करेगा, इसको पता नहीं क्या मजा आता है उसको तंग करने में, टीज करने में। क्लास में दूसरे बच्चों को तंग करना, टीज करना, समझे? चिढ़ाना तो तुमने बहुत छोटा सा चीज बोली। एग्जैक्ट अगर आप जाएंगे, जानना चाहेंगे कि व्हाट टीजिंग इज, तो थोड़ा सा आप बारीकी में जाएं। टीजिंग का मतलब होता है, अगर हिंदी में अगर आप देखेंगे तो छेड़छाड़, छेड़ना, तंग। लेकिन किस तरह का? अपने मजे के लिए, सामने वाला चिढ़े, चिढ़ाना उसको, परेशान करने की भावना, परेशान करने के इमोशंस के साथ, कि वो तंग हो, हमको मजा आता है, हंसी उड़ाने के उससे छेड़ना। बातों से भी तो लोग बाग टीज करते हैं, ऐसी बातें बोलना जो आपको चोट पहुंचाएं। अगर ये बड़ा प्रोमिनेंट हो किसी बच्चे में, इसकी शिकायत ही माँ कर रही है कि हम तो तंग आ गए इससे, है ना, हम तो अलग अलग बिठाते हैं, इनको अलग अलग रखने लगे हैं, नहीं तो ये तो दिन भर उसको छेड़ेगा, चिढ़ाएगा, तंग करेगा। बड़ी प्रोमिनेंट होती है टीजिंग।
और तीसरी चीज़ क्या बोली उनने, डॉक्टर HC एलन ने, लाफ्स एट रेप्रीमांड। उन्होंने की के टाइप रख दिया, इम्पूडेंट, टीजिंग एंड लाफ्स एट रेप्रीमांड। ऐसे बच्चे डॉक्टर HC एलन अपनी एलेंस की नोट में कहते हैं। खोलें आप रूब्रिक्स, लाफ्स एट रेप्रीमांड, माइंड चैप्टर में मिला। कितनी मेडिसिन है, कौन कौन सी? कैमोमिला और ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस, ब्राइटाकार्ब एंड कैमोमिला। ठीक, बट कैमोमिला इनने जोड़ दी है, ठीक है ना। पुराने और उसके हिसाब से देर आर ओनली 2 रेमेडीज, ब्राइटाकार्ब एंड ग्रेफाइटिस। कैमोमिला जहाँ तक है मुझे नहीं लगता, ब्राइटाकार्ब एंड ग्रेफाइटिस आर द रेमेडी। ग्राफाइटिस क्यों? क्योंकि बेशर्म होता है। और ब्राइटाकार्ब क्यों हंसता है? डांटने में बेवकूफ़ों जैसे हंसता है, जैसे समझ में नहीं आ रहा उसको कुछ। कई बार तो ब्राइटाकार्ब को पल्ले ही नहीं पड़ता कि मुझे डांट पड़ रही, उसको समझ में नहीं आती कोई चीज़ तो हंस देना, खींच से निपोर देना। बट ये तो शरारत में, शैतानी में हंसता है। इंसोलेंस, गुस्ताख, कि माँ बाप डांट रहे हैं तो भी उसको उस पर हंसना, ये भी एक इंसोलेंट यानी कि गुस्ताखी कहलाती है। सीरियसली तुम्हारे पापा तुमको डांट रहे हो किसी बात पे और तुम हंस रहे हो, मतलब कि क्या कर रहा, उस चीज़ को, उनकी बात को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे आप, सीरियसली नहीं ले रहे आप, ये गुस्ताखी है। बच्चा अगर माँ बाप के साथ, टीचर के साथ या किसी अथॉरिटी के साथ ऐसा करे तो, एंड दैट इज डिजीज। क्लियर? तो ये कुछ प्रोमिनेंट दिमागी थकान, हमेशा माँ बाप ये शिकायत करने को बोलेंगे कि बड़ी जल्दी थोड़ी देर पढ़ने बैठता है, थोड़ी देर पढ़ने बिठाओ इसको, और ये ऐसी थोड़ी देर में अंगड़ाई लेंगे ऐसे कि पता नहीं कितना काम करके थक गए हो। दिन भर तो घर में पड़े पड़े खाते हैं, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, जरा सा 5-10 मिनट पढ़े नहीं कि बिल्कुल तो ऐसे थक जाते हैं कि पूछो मत। गेम खेलने को बोल दो तो दिन भर गेम में क्या है कि मेंटल एक्सर्शन नहीं हो रहा है, गेम में तो एंटरटेनमेंट हो रहा है। जहां भी इसने मेंटल एक्सर्शन कर तो ये थक जाते हैं। स्कूल से आएंगे तो बड़े थके हुए आएंगे, ट्यूशन से आएंगे तो ऐसे थके हुए आएंगे जब बहुत थक गए। तो ये प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, प्रीडोमिनेंटली प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड अगर बच्चों में मिले तो देयर आर प्रोमिनेंट 6 रेमेडी, सभी 3rd ग्रेड में है। ग्राफाइटिस इज वन ऑफ द रेमेडी। बट आपको केस कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई ना कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो पहले हमने की के रूप में बताई, चाहे तो वो कैसा दिखता है, उसकी स्किन कैसी है, किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की उसकी एपेटाइट है, किस तरह के उसके लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, या किस तरीके का उसका डिस्पोजिशन है। तो स्ट्राइकिंग डिस्पोजिशन कितना स्ट्रांग होता है, ये मैंने अभी आपको प्लेटिना के जो एग्जाम्पल देके बताया कि स्ट्राइकिंग डिस्पोजिशन अगर पकड़ में आ जाए तो अच्छे अच्छे केस मैंने अपने यहाँ पे खुलते हुए देखे हैं जिसमें हम कई महीनों से जूझ रहे होते हैं। देखा है कि नहीं देखा है कि किसी दिन स्ट्राइकिंग डिस्पोजिशन मिला? क्योंकि जो आता है क्लिनिक के अंदर वो तो सब शराफत ही दिखाते हैं, पर्सनालिटी ओढ़ के आते हैं, ओरिजिनलिटी कहाँ लेके आते हैं? वो तो धीरे 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 जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग होती जाती है वैसे वैसे
आप देखने में समर्थ होते जाते हो, इस तरह की क्वेश्चनिंग करने में आप कैपेबल होते जाते हो कि जिससे कि इनडायरेक्टली आप चीज़ें निकाल पाओ, है ना। साइंस तो आपने पढ़ लिया, आर्ट तो डेवलप होता है करते करते, है ना। एंड होम्योपैथी की डेफिनेशन क्या है? होम्योपैथी इज ए साइंस एंड आर्ट। क्यों बोला डॉक्टर हेनीमैन ने? इसलिए बोला, नहीं तो बोल देते कि होम्योपैथी इज ए साइंस, बोलते नहीं, होम्योपैथी इज ए साइंस एंड आर्ट, और आर्ट करते करते डेवलप होता है। सीख लिया आपने कि ये ऐसा मेहंदी का डिजाइन बनाना है, लेकिन अब आप करना चालू करोगे, फिर उसमें नई नई चीजें आपके दिमाग में आएंगी, नई नई चीजें जोड़ोगे, आपका हाथ बैठ जाएगा और आप धीरे धीरे आर्टिस्ट बनोगे। बात समझ में ना? दैट इज वाई होम्योपैथी इज कॉल्ड साइंस एंड आर्ट। क्लियर? कुछ खास स्किन की चीजें जो बच्चों में, नए न्यूबॉर्न्स बेबीज में या बच्चों में मिल्क क्रस्ट कुछ नहीं होता है, इस तरह के इरप्शंस जिसमें सफेद सफेद या भूरी भूरी पपड़ियां चमकती सर में। देखना मिल्क क्रस्ट डाल के गूगल में, और उसकी इमेजेस में आपके सामने आ जाएगा। देख लोगे एक बार तो देखते ही पहचान जाओगे, इसलिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बराइटा कार्प की तरह इसमें भी बच्चों के में टॉन्सिल की स्वेलिंग, बढ़े हुए टॉन्सिल मिल जाते हैं, पर बराइटा कार्प का डिस्पोजिशन, बॉडी, सारी चीजें अलग होती हैं। इसका डिस्पोजिशन और बॉडी सारी चीजें अलग होती हैं। बच्चों में अगर पेशाब में खून आए, और पेशाब में खून किन किन वजहों से आ सकता है? जैसे ही आप किसी के पेशाब में खून देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या हो सकता है इसको? यूटीआई, या तो ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या तो किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में अगर आप कैसे पहचानते हो? आप अगर खून बताए यूरिन में और फ्लैंक यहाँ पे दर्द बताए तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि किडनी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है। वो वेदर पाइलाइटिस हो, है ना, वेदर सिस्टाइटिस हो, पर आपको समझ में आ जाता है यह स्टोन होगा। तो बच्चों में जब इस तरह की कंडीशन आए कि पेशाब में यूरिन में अगर ब्लड, खून जाता हो, तो सिर्फ 7 रेमेडीज हैं इसके लिए, एंड वन ऑफ द रेमेडी इज ग्रेफाइटिस। अब आप बाकी सारी चीजें, इसके डिस्पोजिशन, इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप मिला लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सोचो, अगर छोटा बच्चा आपको दिखा कि उसके पेशाब में खून आ रहा है, देखने से वो मोटा दिखा, उसकी स्किन छू के देखिए आपने रफ दिखा, या माँ ने शिकायत की कि ये बहुत अपनी बहन को छेड़ता छाड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुराफाती टाइप का है, दिन भर तंग करता है, डांटो तो हंसता है ना, जबान लड़ाता है, जबान दराजी करता है, मुंह जोरी करता है मुझसे, अपने पापा से, इसके दादा भी कभी डांटे तो उनसे भी मुंह जोरी करने खड़ा हो जाता है, कितना समझाते हैं तो बदतमीज़ है एक नंबर का, आपके दिमाग में आए तो आप कितनी इजीली प्रिस्क्राइब कर दोगे तुरंत, है कि ग्रेफाइटिस ही हो सकती है। ठीक, तो ये कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक। वैसे ग्रेफाइटिस इज ए वेरी बिग रेमेडी, वेरी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, बहुत सारी चीज़ों में, बड़े से लेके बड़ा, बूढ़े से लेके, औरतों से लेके, बच्चों से लेके, जवानों से लेके, सभी में प्रिस्क्राइब होती है, और करीब करीब सभी तरह के ऑर्गन्स में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, पर बच्चों के केस में हम कैसे पहचाने ग्रेफाइटिस के पेशेंट को? तो ये मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स और उसके खास कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्पोजिशंस बताए। ये सब प्रोमिनेंट है, ये सब प्रीडोमिनेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही है, और मिल जाएंगे आपको ग्रेफाइटिस बहुत सारे मेंटल रूब्रिक्स में,
बट बच्चों के केस में स्पेसिफिक और प्रीडोमिनेंट जो है वो ये है जो मैंने आपको बताया है, जिससे आप बिना किसी डाउट के तुरंत इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि इसको ग्रेफाइटिस ही प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट टाइम में हम अगला ग्रुप वार्म ब्लडेड बच्चे, गर्म तासीर वाले बच्चे, उनकी किसी एक रेमेडी पे बात करेंगे। ठीक है।